हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता क्या होती है ये जाना था। हमने ये भी देखा था कि जो प्रतिरोध होता है वो जो आपका कंडक्टर है या चालक है उसकी लंबाई, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसके नेचर के ऊपर यानी वो उसकी प्रकृति क्या है उसके ऊपर निर्भर करे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसका हमने पहला पार्ट कर दिया था। सेकेंड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका क्वेश्चन है का जो सेकेंड पार्ट है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, इसे हमें सॉल्व। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। यदि हीटर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो एक इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल 220 वोल्ट स्रोत में कितना करंट खींचेगी। यानी आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है उससे जो कनेक्टेड विभव है या विद्युत विभव है वो आपको दिया गया है 220 वोल्ट। इसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस भी दिया है, प्रतिरोध भी दिया है 100 ओम। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे करंट निकालना है यानी धारा कितनी प्रवाहित, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको वोल्टेज दी है V। V कितना है, 220 वोल्ट। इसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस यानी R दिया गया है 100 ओम, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे तो V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, I यानी करंट। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है, 220। R कितना है, 100 ओम, ठीक है। तो आपका आएगा 2.2 एम्पेयर, ठीक है। तो यानी जो करंट, ठीक है, जो करंट या धारा आपके इलेक्ट्रिक हीटर से फ्लो करेगा वो 2.2 एम्पेयर हो, ठीक है। 2.2 एम्पेयर आपका करंट इस हीटर से फ्लो करे। तो आप क्या लिखेंगे, 2.2 एम्पेयर ऑफ current will flow through the heater। दो 2.2 एम्पेयर की धारा विद्युत हीटर से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, the potential difference between terminals of an electric heater is 60 volt when it draw a current of 4 ampere from a source। एक विद्युत हीटर है, ठीक है, एक विद्युत हीटर है और उसपे जो विभव अंतर है वो आपको 60 वोल्ट दिया गया। अगर ये
4 एम्पियर का जो करंट है या धारा है स्रोत से लेता है या इससे प्रवाहित होता है, हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है कि अगर हम विभव अंतर को 120 वोल्ट कर दे, ठीक है, 120 वोल्ट कर दे तो हीटर से कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। यानी जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभव अंतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर या कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभव अंतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको विभव अंतर दिया गया है, करंट दिया, ठीक है। पहले केस में विभव अंतर दिया है, करंट दिया कि इतने विभव अंतर से जोड़ा गया है और इतना करंट आपका हीटर से फ्लो हो। फिर क्या कहा गया है, फिर आपको करंट निकालनी है, आपके पास विभव अंतर है। अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत हीटर जो है हमारा अप्लायंस, जिस पे हमें क्या निकालनी है, धारा निकाल। पहले केस में भी वही है, दूसरे केस में भी वही है, यानी दोनों केसेस में वही हीटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा या प्रतिरोध होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को लेके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि जो आपको पहली इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी आपको बताया गया है कि विभव अंतर कितना है और इस विभव अंतर में हीटर से आपकी कितनी धारा प्रवाहित हो रही, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बराबर रहेगा दोनों केसेस में। तो सेकेंड केस में आप क्या करेंगे, आपके पास V है, आप प्रतिरोध का यूज करेंगे, ओम्स लॉ के माध्यम से आप करंट निकाल दें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हमें करना है। अब हम इसे देखते हैं किस प्रकार से इसे करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट डाउन करें। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे V का मान दिया गया, हम इसे V1 ले लेते हैं 60 वोल्ट। इसी तरीके से आपको करंट दिया गया है I1, ठीक है, ये आपका कितना है, 4 एम्पीयर। अब रेजिस्टेंस को हम R ले लेते हैं। सबसे पहले ओम लॉ के माध्यम से, ओम के नियम के माध्यम से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध निकालें, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R या R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है, V अपॉन I। V कितना है आपका, यहाँ पे V1 I1, ठीक है। तो V1 कितना है 60, I1 कितना है 4, 15 ओम आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस यानी R, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि जो V है वो 120 कर, ठीक है, और R आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है V2 क्या दिया गया है, 120 वोल्ट, R वही रहेगा जो आपका निकला है 15 ओम, ठीक है। अब इस केस में धारा निकालने के लिए आप ओम के नियम का यूज करेंगे, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ पे आपका V2 इक्वल्स टू I2R हो, ठीक है। आपको I2 निकालना है, बराबर V2 अपॉन I2। V2 कितना है 120, ठीक है, V2 अपॉन R, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहेंगे, I2 एज इट इज V2 अपॉन R। V2 120 है, R आपका 15 है, तो ये आपके पास आ गया 8 एम्पियर, यानी जो आपका करंट है वो 8 एम्पियर का करंट या 8 एम्पियर की धारा आपके विद्युत हीटर से प्रवाहित हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 8 एम्पियर होगा, तो आप लिखेंगे जब विद्युत हीटर 120 वोल्ट का
विभव अंतर 120 वोल्ट है तो उससे 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। When the heater is when the potential difference, ठीक है, when the potential difference is increased to 120 volt, then 8 ampere of current will flow through it। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको साथ साथ जो है क्वेश्चंस को नोट करते रहना है, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है, a wire of given material having length L and area of cross section A has resistance 4। एक तार है, ठीक है, उस तार का की लेंथ यानी लंबाई L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल आपका A है, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है आपका 4 ओम। What would be the resistance of another wire of same material having length L/2, area of cross section 2A। आपको बताना है कि अगर हम एक दूसरी तार लें जो कि इसी मटेरियल की बनी है, इसी धातु की या इसी पदार्थ की बनी है, और उसकी लंबाई L/2 है यानी आधी कर दी लंबाई, और उसकी जो मोटाई है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपने 2 जो है 2A कर दी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपका रेजिस्टेंस है दूसरी वायर का यानी प्रतिरोध है दूसरी तार का वो क्या हो। दिए गए पदार्थ को की किसी L लंबाई तथा A मोटाई में के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई तथा मोटाई 2A है, ठीक है, 2A है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको इसके बेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको तार की लंबाई L दी है और उसकी जो मोटाई है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपको कितना दिया है A। अब क्या हुआ, लंबाई को कर दिया था और जो मोटाई है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे डबल कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले रिलेशन निकालेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेके रिलेशन निकालेंगे और तब जाके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर बी L and area of cross section BA। Similarly, let the length of second wire be L dash and area of cross section
बी ए डैश। मान लीजिए कि पहले तार की लंबाई L है तथा मोटाई A है। इसी प्रकार से दूसरे तार की लंबाई L डैश है तथा मोटाई A डैश है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है सबसे पहले। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ठीक है, आपका जो A डैश है वो बराबर है 2A के और आपका जो L है वो बराबर है L/2 के। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया गया। ठीक है, यहाँ पे L डैश है तो आपको प्रश्न में क्या दिया है? A डैश आपका 2A है, L डैश आपका L/2। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं? R रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, आपको प्रतिरोध का ये फॉर्मूला पता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब क्या है, दोनों केसेस में तार एक ही मटेरियल की बनी है, एक ही पदार्थ की बनी है, तो दोनों केसेस में रो सेम हो। ठीक है, चेंज किस में आएगा? L और A। तो ये आपका किसके लिए हो गया? पहले तार के। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहली तार के लिए। ठीक है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन पहली तार के। फिर दूसरी तार के लिए प्रतिरोध, इसे हम R डैश ले लेंगे। R डैश इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखनी। L डैश L/2 है, A आपका ट्वाइस, A डैश आपका ट्वाइस A। ठीक है, तो आप क्या लेंगे? R डैश इक्वल्स टू रो L की जगह क्या आ जाएगा? आपका L/2 है, आप देख सकते हैं। L की जगह L डैश की जगह L/2, A डैश की जगह 2A। ठीक है, अपॉन A डैश की जगह 2A। तो R डैश इक्वल्स टू रो L अपॉन 4A। तो R डैश इक्वल्स टू 1/4 बाहर आ जाएगा, रो L अपॉन A, और आपका रो L अपॉन A R के बराबर हो। ठीक है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है आपका। ठीक है, पहली तार के लिए। तो यहाँ पे आप इसकी जगह क्या रख देंगे? यहाँ पे आप क्या रख देंगे? R डैश इक्वल्स टू 1/4 R। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि R यानी प्रतिरोध आपको कितना दिया है? 4 ओम। अब आप R की वैल्यू रख दें। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिलेशन आया वो R डैश बराबर 1/4 R। ठीक है, R डैश बराबर 1/4 R। R की वैल्यू क्या दी है? 4 ओम दी है, आप 4 ओम लिख देंगे
R डैश इक्वल्स टू 1/4, R कितना है 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो R डैश आपका आ गया 1 ओम, यानी जो रेजिस्टेंस आया है दूसरी तार का या प्रतिरोध आया है दूसरी तार का वो कितना आया है 1 ओम, ठीक है। तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 1 ओम, दूसरी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसे जो है नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका प्रतिरोधन के निकाय का प्रतिरोध। यानी यहाँ पे आपके पास जो प्रतिरोध है, बहुत सारे प्रतिरोध हैं, उनको एक सिस्टम में बनाया गया है, उनको एक साथ संयोजित किया गया, उनको कॉम्बिनेशन किया गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बना के उसे एक सर्किट पे जोड़ा गया है। अब आपको इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है, यानी प्रतिरोध निकालना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोध के निकाय का प्रतिरोध, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो श्रेणीबद्ध तरीके से या श्रृंखला के रूप में जोड़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 3 रेजिस्टर है, 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, ठीक है। तो ये सीरीज में जोड़े, कैसे पता आपको? आप देख सकते हैं R1 का एक सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा है, इसी तरीके से R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा है, और ये जो R1 और R2 है, यानी R1 का पहला सिरा और R2 का दूसरा सिरा, ये जो है तारों के माध्यम से आपका बैटरी और की से जुड़ा, साथ ही साथ बीच में आपका अमीटर और वोल्ट मीटर भी लगाया। आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर जो है आपका पैरेलली लगाया गया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल या समानांतर लगाया जाए, वहीं अमीटर को श्रेणीबद्ध तरीके से या एक श्रृंखला के रूप में, सीरीज के रूप में इसे लगाया जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका डायग्राम हो गया। सबसे पहले आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो। बेसिकली यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ से आपका करंट जो है इससे फ्लो करे, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन या इस निकाय या सिस्टम से फ्लो करेगा धारा, धारा हमारी I फ्लो कर रही है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, R1, R2 और R3 से जो धारा प्रवाहित होगी वो बराबर होगी, ठीक है। अगर हम वोल्ट मीटर को रहने दें कि हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं है, सिर्फ हम इसी को ले, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका इस तरीके से है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा है, की से जोड़ा है, की आपकी क्लोज है, यानी आपका परिपथ क्या है, पूर्ण है, ठीक है। ये R1, R2, R3, तो यहां से आपके क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल से धारा आपकी निकलती है, ठीक है, करंट फ्लो करती है, हमने बात करी थी इस तरीके से धारा प्रवाहित होती है। तो मान लीजिए I धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो धारा है वो बटेगी नहीं, धारा तीनों रेजिस्टर से, तीनों प्रतिरोधों से बराबर प्रवाहित हो, जो कि आपकी I हो, ठीक है।
वहीं अगर हम पोटेंशियल की बात करें, किसकी बात करें, विभव की बात करें, विद्युत विभव की, जो कि आपके बैटरी के कारण इन पे उत्पन्न हो रहा है, तीनों के लिए वह अलग अलग होगा। मान लेते हैं R1 के लिए आपका V1 है, R2 के लिए विभव V2 है और R3 के लिए विभव V3। ठीक है, तो करंट सीरीज में बराबर होती है, विभव अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस अलग अलग। और एक और चीज, अगर हम इस पूरे परिपथ का या इस पूरे निकाय का विभव देखें, विद्युत विभव, तो वो बराबर होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसके बराबर होते हैं। अब इसे आप 1 मान लीजिए। ठीक है, इसे आप पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों रजिस्टर में, तीनों जो आपके पास प्रतिरोध है, इसमें आप अलग अलग ओम का नियम लगाए। तो पहले वाले प्रतिरोध के लिए लिखेंगे आप फॉर रजिस्टर R1, R1 प्रतिरोध के लिए ठीक है, V1 इक्वल टू I R1 होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट, फॉर रजिस्टर R2, यानी R2 प्रतिरोध के लिए V2, ठीक है, क्या होगा, V2 होगा आपका विभवांतर या विद्युत विभव बराबर I R2। ठीक है, फॉर रजिस्टर R3 प्रतिरोध के लिए तो आपका V3 इक्वल्स टू IR3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप पहली इक्वेशन में रखेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V कितना है, मतलब V1 कितना है आपका IR1 प्लस V2 कितना है IR2 प्लस V3 कितना है IR3। और V कितना है आपका, V भी आपका क्या होता है, V भी आपका बराबर IR के हो। ठीक है, IR, करंट सेम रहेगी, रेजिस्टेंस हम R ले लेते हैं, RS ले सकते हैं, RS ले लेते हैं। तो ये IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लेंगे, IRS इक्वल्स टू I कॉमन आया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया सीरीज के। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने जब आपके जो रजिस्टर है उन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से या श्रृंखला के रूप में लगाया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, तो हमने उसके लिए रेजिस्टेंस देखा कि उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा आपका RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर जो आपका कॉम्बिनेशन है उसके लिए, समानांतर संयोजन के लिए हम जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसके साथ साथ इनके बेस में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है रिवाइज करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड उनको करने की कोशिश करनी है।
और अगर आपको के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।